जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत आजकल जिस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहा है, वो ये है कि कैसे अपनी परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबरशिप जो सिक्योरिटी काउंसिल की है उसको प्रमोट किया जा सके। भारत 2028-29 में एज़ ए नॉन परमानेंट मेंबर आ रहा है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, अपनी टर्म देख रहा है। दूसरा, इंडिया जहाँ भी जाता है, वो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनने की बात कर रहे हैं। मोमेंटम बिल्ड का है ग्लोबल साउथ के हवाले से। अब फॉर एग्जांपल जो जॉइंट कम्युनिके नरेंद्र मोदी का और प्राइम मिनिस्टर वोंग का आया है, उसमें आप देखिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट कम्युनिके है। उसके अंदर बात की जा रही है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट अबव द साउथ चाइना सी। अच्छा, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी थे वहां पे ब्रुनाई दारुसलाम में, तो वहां पे ये तो बात उन्होंने डिस्कस की कि जो यूएन लॉज के तहत, यूनाइटेड नेशन के तहत, जो लॉ ऑफ सी है उसके तहत चीज़ें की जानी चाहिए। लेकिन ये ओवरफ्लाइट वाली बात उन्होंने डिस्कस नहीं की थी। ठीक है? सो इट मीन्स कि जिस-जिस मुल्क को जो-जो चाहिए होता है, जैसे-जैसे उसके साथ एंगेज होना होता है, भारत उसके साथ एंगेज करता है। सो आप अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ जॉइंट कम्युनिके देखें, ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा काम हुआ है दोनों मुल्कों के दरमियान। ठीक है जी, इंतहाई लंबा-चौड़ा काम है और असल में तो भारत जो है, अमेरिका की मदद से जो इंडो पैसिफिक के अंदर भारत को रोल मिल रहा है, उसके तहत एडवांटेज ले रहा है कि कैसे जितने भी प्रो वेस्ट, प्रो यूएस, यूएस फ्रेंडली ममालिक हैं, उनसे अपनी कैंडिडेचर और अपनी सपोर्ट ले सकें। मिसाल के तौर पे एक बात है जी कि हम रूल्स बेस्ड एंड रिजिलियंट इंडो पैसिफिक रीजन की। रिजिलियंट का मतलब क्या होता है? रिजिलियंट का मतलब ये है कि जिथे लड़ना पाए तो लड़ भी लैन। ये ना हो कि सिर्फ और सिर्फ ये बात की जा सके। और दूसरा बात ये है कि इंडो पैसिफिक जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी है, उसमें भी ये दोनों मुल्क कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं। सो जो नरेंद्र मोदी हैं, वो जहाँ जाते हैं, जैसे-जैसे जाते हैं, वो एक ही बात करते हैं, मुझे और मेरे दौर के अंदर क्या किया जा सकता है कि इंडिया जो है वो एज़ ए नॉन परमानेंट मेंबर बन सके सिक्योरिटी काउंसिल का, एंड देन परमानेंट मेंबर, जिसके बारे में अमेरिका और बहुत सारे ममालिक जो हैं वो बात कर सके हैं। मैं एक दफ़ा बड़ा हैरान हुआ पिछले साल, जब यूएन जनरल असेंबली के इजलास के दौरान वहाँ पे ये बात की गई और ये कहा गया कि भैया अब पुर्तगाल भी, जिसे पोर्चुगल कहते हैं इंग्लिश में, साढ़े पाकिस्तान है तो पुर्तगाल ही आंदे ने, जो पोर्चुगल है वो भी ये कहता है कि जनाब इंडिया को एज ए परमानेंट मेंबर बनाया जाए सिक्योरिटी काउंसिल का। सो आप अंदाजा करें कि किस पैमाने के ऊपर इंडिया ने लॉबिंग शुरू की हुई है और इंडिया कॉन्टिन्यूसली एक ही बात कर रहा है कि जैसे तैसे हमें जो है वो किया जा सके। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अदर दैन दिस, इंडिया ने कि नरेंद्र मोदी ने जो इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स ली हैं, यार ये नरेंद्र मोदी वैसे ऑपरेट करते हैं जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट या चाइनीज़ प्रेसिडेंट जाते हैं किसी मुल्क के अंदर, तो वहाँ पे इमीडिएटली जो बड़ी बिज़नेस कम्युनिटी है, जो सीईओज़ हैं, पाकिस्तान कोशिश करता रहता है कि दुनिया के जो सीईओज़ हैं पाकिस्तान आएँ। अभी जो सिंगापुर के अंदर एक राउंड टेबल हुआ है बिज़नेस कम्युनिटी का, जिसमें जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं, जिसमें सिंगापुर एयरवेज़ है, उसके बाद और ब्लैकस्टोन सिंगापुर और बहुत सारे अदारे हैं, जिनके सीईओज़ ने कहा है कि वी प्लेज टू इन्वेस्ट इन स हम इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। सो आप उसको अंदाज़ा लगा लें कि किस पैमाने के ऊपर, किस अंदाज़ के ऊपर इंडिया जो है वो कमिटमेंट्स ले रहा है तमाम ममालिक से कि आप भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो करें और हम आपको सपोर्ट करते हैं। सो इंडिया को ये आप देखें कि मैं जिस स्टाइल की बात कर रहा हूँ, उस स्टाइल से पता चलता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल शी जिनपिंग है, बड़े मुल्कों के जो सीईओज़ को उनको मिलता है। न जो बाइडेन नहीं मिलते। जो बाइडेन नहीं मिलते क्योंकि उनके पास तो अपने सीईओज़ बहुत बड़े हैं। शी जिनपिंग तमाम वेस्टर्न सीईओज़ को मिलता है। यही ट्रेंड अब नरेंद्र मोदी ने अडॉप्ट किया है कि जो तमाम बड़े ममालिक के, बड़ी कंपनीज़ के सीईओज़ हैं, उनको मिलना है। और ये चीज़ जो है, इससे ये पता चलता है कि क्या जो है वो मोमेंटम नज़र आ रहा है या किस तरह इंडिया चाहता है कि हम वो उन लोगों को
जो है वो लेके आएँ और उनसे कराएँ। और इंडिया का जो मेन फ़ोकस है ना, मैं आपको बात बताऊँ, दैट इज़ ऑन डिजिटाइज़ेशन। एक इंडिया का फ़ोकस है डिजिटाइज़ेशन के ऊपर और दूसरा जो फ़ोकस है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। इसके ऊपर अगर हम बात करें कि जितनी भी डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, वो जिसमें एआई की बात हो रही है, साइबर सिक्योरिटी की बात हो रही है, इसमें नरेंद्र मोदी का दिल ये है कि जो डिजिटल स्पेस है, उसमें हम किस तरह जिसे बोलते हैं ना क्रॉस बॉर्डर डाटा जो फ्लो है, उसको कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी हो, इंटरऑपरेबिलिटी जो डिजिटल सिस्टम्स क्योंकि मल्टीपल डिजिटल सिस्टम्स चल रहे हैं, उनके दरमियान कैसे जो है वो एंगेजमेंट कैसे करना है। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो नरेंद्र मोदी का जो फ़ोकस है सिंगापुर के साथ, क्योंकि सिंगापुर ये सारे जो हैं बड़े वेस्टर्न ममालिक हैं ईस्ट एशिया के अंदर। सो और ये ममालिक जो हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कारोबार की बात करते हैं, इनके कोई पॉलिटिकल डिज़ाइन्स नहीं है। ये इंडिया की तरह जो है वो खित्ते के अंदर डोमिनेंस नहीं चाहते। इंडिया डोमिनेंस चाहता है। चाइना डोमिनेंस चाहता है। सिंगापुर को पता है मैं एड्डा को बोला मिलने की जगह मैंने यार जिन्हें को 15, 20, 50 लाख दो जो इधर बंदा बैठा हुआ है ना, उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है? सो उन्होंने अपने गोल्स कर लिए हैं कि हमने वो करने हैं। सो इसीलिए नरेंद्र मोदी जो है वो इनके डिज़ाइन्स को समझते हुए इनसे जो कुछ मिल रहा है वो लो। सो सिंगापुर की जो साइबर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है और इंडिया की जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, उनकी आपस में कोलैबोरेशन हो रही है। ठीक है? सो इंडिया डिजिटल सिस्टम्स के अंदर ये डिजिटाइज़ेशन के अंदर बहुत नेक्स्ट लेवल पे जो है वो कर आपको पता है कि यूपीआई एंड जो इंडिया का जो है वो पेमेंट सिस्टम है वो इनके पे नाउ के साथ लिंक है और डिजिटल कोलैबोरेशन ऑलरेडी मौजूद है। सो इसमें वो समझते हैं कि कैसे हम ये जो इंटरऑपरेबिलिटी इन इलेक्ट्रॉनिक बिल्स हम कैसे कर सकते हैं और क्रेडिट ट्रांज़ैक्शंस करनी है। सो ये आप देखें कि उनका फ़ोकस ही ये है कि ताकि हम अपने बिज़नेसमैन को, अपने टूरिस्ट को, बिज़नेसमैन को हम इतना फ़ैसिलिटेट करें कि उसको कारोबार करते हुए बैंकों की ज़रूरत ही नहीं है। वो उसका उसके लिए डिजिटल फ़ैसिलिटीज़ ही इतनी दे दो। सो दोनों मुल्कों के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने ये एक ट्रेड ट्रस्ट जो एक फ्रेमवर्क है, वो डेवलप किया है। और फिर ये जो सिंगापुर और इंडिया के बिज़नेस के दरमियान जितनी भी शिपमेंट होगी, वो बड़ी सिक्योर होगी। और जिसे वो कहते हैं ना पेपरलेस ट्रांज़ैक्शन करना चाहते हैं वो। देखिए ये जब यूपीआई, पे नाउ ये सारे के सारे इदारे जब काम कर रहे होंगे एंड देन जो मैंने आप जैसे आपको पहले बताया कि एक तरफ तो हम ये देखते हैं ना, दूसरा हम देखते हैं कि जिस तरह आप ये अंदाज़ा लगा लें कि उन्होंने ये कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया है कि आइंदा के बाद हमने पेपरलेस बिज़नेस करना है। मीन्स के इट्स ऑल सो दैट इज़ व्हाई सिंगापुर की साइबर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम और इंडिया का जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, इनकी आपस में एक एक डिस्कशंस एंड डायलॉग जो हैं, वो कंटीन्यूअसली हो रहे हैं। सो इसमें आप देखें कि क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी देखिए क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया को सप्लाई चेन आ रही है। सप्लाई चेन क्या है कि सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आ रही है अंडर द नियर शोरिंग फ्रंट शोरिंग एंड नियर शोरिंग आर्गुमेंट के तहत। सो सारे के सारे जो जो ताइवान है, चाइना है, यहाँ से अब बिज़नेस निकल रहा है और वो या निकल बिज़नेस निकल के साउथ ईस्ट एशिया जाना है या वो इंडिया आना है। सो ये जो एजुकेशनल कोऑपरेशन आप देखिए आपको पता है कि जो सिंगापुर है, वो एजुकेशन में बहुत आगे है। इस सेंस में आगे है कि अभी रिसेंटली मैं उनके एजुकेशन मिनिस्टर को देख रहा था कि जो ये बात कर रहे थे कि यार हमें जो पुराना एजुकेशन सिस्टम है उसको खत्म कर देना चाहिए और नए एजुकेशन सिस्टम की तरफ फोकस करना है स्किल डेवलपमेंट। सो वो अपने लोगों को स्किल डेवलपमेंट की तरफ ले गए। हमारे पास चाइनीज आए हैं पाकिस्तान के पास, वो कभी कुछ स्किल डेवलपमेंट की हमारी बात ही कोई नहीं है। वो अपने बंदे लेके आते थे, अपना स्टाफ लेके आते थे, अपने सुनने में आया कैदी भी लेके आ जाते थे जेलों से, उनसे काम करवाते थे, उनको पैसे देते थे, उन्हीं को वापस ले जाते थे। साढ़े बंदे ने वो इसीलिए तो कई लोगों का कहना ये है कि इसीलिए तो फ्रस्ट्रेशन है बलूचिस्तान के अंदर कि हमारे लोगों को इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। सो ये इंडिया जो है वो अब स्किल डेवलपमेंट पे इसलिए फोकस कर रहा है, मेक इन इंडिया पे इसलिए फोकस कर रहा है बिकॉज़ दे अंडरस्टैंड कि हमने अगर ये स्किल सर्टिफिकेशन ले लेंगे सिंगापुर के साथ मिलके तो हमारी लेबर तो दुनिया में कहीं भी जा सकती है। लाइक पाकिस्तान इंडिया को इंडिया को जो स्किल्ड लेबर है वो 2 पर्पसेस के लिए चाहिए। वन दे नीड इट बिकॉज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन घर आ रही है।
एडवांस मैन्युफैक्चरिंग घर आ रही है, इंडिया के अंदर आ रही है। दूसरा ये है कि ये लोग जो हैं, दे कैन गो एंड दे कैन वर्क इन मिडल ईस्ट, दे कैन वर्क इन यूरोप, बिकॉज़ अब हर बंदा जो है ना, हर मुल्क मैन्युफैक्चरिंग पे फ़ोकस कर रहा है। हर मुल्क को ये है कि जो भी हो, जैसे भी हो, मैन्युफैक्चरिंग को अहमियत दी जाए। सो वो मैन्युफैक्चरिंग में वो समझते हैं कि ये जो स्किल डेवलपमेंट जो इंडिया और नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, मेरा ख्याल है कोई 5 स्किल सेंटर्स इंडिया में खोलने जा रहे हैं, जो जिनको सिंगापुर के इंस्टीट्यूशंस कंसल्टेंसी देंगे, सर्विसेज़ देंगे और इन तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर। सो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ये क्या किस लेवल पे होगा। सो इसमें मेरे ख्याल है एक बड़ी लेबर फ़ोर्स तैयार की जाएगी, ठीक है जी? ताकि वो जो लेबर फ़ोर्स है वो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में रोल प्ले कर सके। देखिए, आपका एक है इंडिया के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, एक है इंडिया के इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के एंड इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव्स। जब तक इंडस्ट्रियलाइज़ेशन एंड इकोनॉमी जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इंडिया के जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सर्व नहीं कर पाएँगे। सो इसीलिए वो समझते हैं कि हमें जैसे-तैसे जो भी हो, जैसे-तैसे जो भी हो, हमें जो अपने जो डिज़ाइन्स हैं रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, वो तभी हम फुलफ़िल कर सकते हैं अगर हम मुकम्मल तौर पे इकोनॉमिकली दुनिया की एडवांस इकोनॉमीज़, डिजिटल इकोनॉमीज़ के साथ कनेक्ट कर जाएँ। सो यही वजह है, मुझे ऐसे लग रहा है, ये मैं बार-बार कहता हूँ, पाकिस्तान की हुकूमतों को बार-बार बोलता रहा हूँ, साउथ ईस्ट एशिया जाओ। आज इन मुल्कों में पाकिस्तान जाए भी ना, तो स्पेस इज़ ऑलरेडी बुक्ड। एक तो वहाँ पे इतना कॉम्पिटिशन है, इतना कॉम्पिटिशन है, इतना कॉम्पिटिशन है, ठीक है? इतना कॉम्पिटिशन है वहाँ पे कि नरेंद्र मोदी तो जो वहाँ पे इंडिया तो पहुँचा ही पहुँचा, ठीक है? लेकिन उसके अलावा सारे वेस्टर्न ममालिक, चाइनीज़, हम तो चाइना का इस मामले में भी फ़ायदा नहीं उठा सकते। मतलब मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ और परेशान होता हूँ कि हम चाइना का इस चीज़ में भी फ़ायदा नहीं उठा सकते। हमने चाइना को सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए जो है वो इस्तेमाल किया है कि जी वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जी इंडिया वो हम पे जी परमानेंट वो जी दहशतगर्दी के हवाले से कुछ लोगों को टारगेट कर रहा है, चाइना का मदद ले लो। इंडिया चाइना से मदद ले लो जी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जी मल्टीलैटरल फोरम्स में हमने चाइना को मिसयूज़ किया। और मिसयूज़ इसलिए वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, हमारे पास जो लेबर क्लास है वो सारी की सारी बड़ी हल्की लेबर क्लास है। हमें अपनी जो लेबर क्लास है वो अ, उसको उसको अगर मॉडर्न करना है, तो ये फिर देखें कि उन मुल्कों के साथ अगर रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे चाइना, तो उन्होंने कहा जी कि कितने 2 लाख पाकिस्तानियों को हुआवे जो है वो ट्रेनिंग देगा। भई चाइनीज़ से क्या लेना है अगर हम अपनी उनसे लेबर लेबर भी तैयार नहीं करवा सकते। हमने चाइना से लिया तो लिया क्या? आज इंडिया जो है, वो सिंगापुर से अपनी लेबर भी ट्रेन करवा रहा है और उनसे ये भी कह रहा है कि मेरी परमानेंट, नॉन परमानेंट जो सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप है, उसको भी सपोर्ट करो। बिकॉज़ सिंगापुर को बिज़नेस नज़र आ रहा है। सिंगापुर को इंडिया में बिज़नेस नज़र आ रहा है। सिंगापुर को पता है कि हमने इसी बिज़नेस को सपोर्ट करना है, इसी से मदद लेनी है हमने। ये है सिंगापुर के जो डिज़ाइन्स हैं। सो सिंगापुर इज़ लाइक ये आप समझ लें कि इट्स समथिंग जो मुझे आई विश कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो अपने इन तमाम ममालिक साउथ ईस्ट मुझे याद है कि पिछली दफ़ा वज़ीर ख़ारिजा सिंगापुर का दौरा पता नहीं किस काम से किया उन्होंने। कोई अफ़गानिस्तान के हवाले से कॉन्फ्रेंस थी, तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि ये सिंगापुर क्यों गए हैं? और पाकिस्तान आके उन्होंने खबर सुना दी जी, वहाँ पे वज़ीर ख़ारिजा गए थे और उन्होंने कहा है कि अब फ़ेसबुक पाकिस्तान को पेमेंट किया करेगी, स्टार बेस पता नहीं क्या पेमेंट होती है। तो वो फ़ेसबुक किया करेगी, पाकिस्तानी नौजवानों के लिए। बेसिकली मैं लफ्ज़ तो नहीं बोलना चाहता, लेकिन एक लॉलीपॉप टाइप, लॉलीपॉप है ना, यूथ को जी आपके जो फ़ेसबुक पे जी आपको स्टार मिलेंगे तो पैसे मिले। ओ भाई कौन से स्टार और क्या और किस तरह की बातें कर रहे हैं। सो खुदारा अवाम को बेवकूफ़ ना बनाएँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ें कि नरेंद्र मोदी और जो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग, उनके दरमियान डायलॉग क्या हुआ है, तो आपकी आँखें खुल जाएँ। दुनिया के हर मुल्क के साथ नरेंद्र मोदी इसी अंदाज़ में काम कर रहा है और बात कर रहा है, ठीक है? सो एंड देन अ
دیکھیں آپ کو ماننا پڑے گا، ایک طرف وہ اکانومی کی ان کو دیتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، دوسری طرف ان سے پولیٹیکل ایڈوانٹیجز لے لیتے ہیں. مثال کے طور پہ نریندر مودی نے کوڈ کا بھی ذکر کیا. میں نے آپ کو بار بار کہا ہے کہ انڈیا کیا کرتا ہے کہ انڈیا اپنے جو پولیٹیکل ڈیزائنز ہیں وہ ان تمام ممالک سے سٹیمپ لگوا لیتا ہے جو پرو ویسٹ ہیں، جو پرو یو ایس ہیں، اور ان سب کو پتا ہے کہ کوڈ کی کیا اہمیت ہے. سو انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ جو آسیان ممالک ہیں یا آسیان کی جو سینٹرلٹی ہے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی کوڈ جو ہے وہ کمپلیٹلی جو کوارڈلیٹرل سیکیورٹی ڈائلاگ ہے جس میں جاپان، آسٹریلیا، برطانیہ اور انڈیا اور امریکہ ہے، یہ سارے کے سارے آسیان اسپرٹ کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں بھائی. سو اٹ مینس کہ جی کوڈ اینڈ آسیان کی جو سینرجی ہے وہ بلڈ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے تاکہ تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ فائدہ اٹھا سکیں. حالانکہ کوڈ جو ہے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ملٹری کمپوننٹ ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس کا تعلق صرف اور صرف یہ میسجنگ کرنا ہے ان کو کہ ہم امریکہ کے دوست ہیں، ہمارے ساتھ لمبا چوڑا تعاون کریں. لیکن ادر دین دیٹ انڈیا کی اپنی کیپیبلٹیز بھی تو ہیں جس کا انڈیا جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے. سو میرا خیال ہے یہ ہے وہ چیز کہ اکنامک بینیفٹس لو، اکنامک انگیجمنٹس کرو، اینڈ دین اپنی پوٹینشیل شو کرو، کیپیبلٹی شو کرو، اینڈ ساتھ میں پولیٹیکل مدد بھی اور ڈپلومیٹک مدد بھی لے لو.